हेलो एवरीवन। सो शक्ति पंप्स के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी पे डिस्कशन करेंगे कैसे नंबर्स रहे कंपनी के, कौन कौन इनका मंडे को होगा, बट नंबर से क्या समझ में आ रहा है, कैसा आउटलुक लग रहा है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो शक्ति पंप का डिटेल बिजनेस एनालिसिस बहुत बार हमने डिस्कस किया है, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉर्ट में अगर हम समझे तो ये कंपनी को 40 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है पंप एंड मोटर मैन्युफैक्चरिंग करने का। एंड इनके बिजनेस का ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टर्न अराउंड आना स्टार्ट हुआ वो अराउंड 2018 2019 के आसपास, जब गवर्नमेंट ने पीएम कुसुम स्कीम लॉन्च किया। तो पीएम कुसुम स्कीम से ही अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का लगभग 65 से 70% रेवेन्यू आता है आज के टाइम पे। एंड पीएम कुसुम स्कीम क्या है, 3 कंपोनेंट्स है इसके। सो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के 2 मेन पर्पस है। पहला तो ऑफ कोर्स कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबका फार्मर्स की वेलबींग का प्रेशर तो सबके ऊपर रहता ही है, तो एक तो वो पर्पस है। दूसरा 2030 तक जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो कमिटमेंट किया है उसको फुलफिल करना है। सो ये दोनों मेन पर्पस है। इसी के अराउंड इन्होंने ये पीएम कुसुम स्कीम लॉन्च किया था। इसके 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है कंपोनेंट ए, जिसमें गवर्नमेंट का कहना है कि फार्मर्स के पास जो भी वेकेंट लैंड है वहां पे सोलर पैनल वगैरह वहां पे वो इंस्टॉल करेंगे। कंपोनेंट बी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है शक्ति पंप्स के लिए, बिकॉज इनका सारा रेवेन्यू कंपोनेंट बी से ही आता है। कंपोनेंट बी में गवर्नमेंट का कहना है कि फार्मर्स जो ट्रेडिशनल पंप्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक पंप हो गया आपका, डीजल वाला पंप हो गया, उसको रिप्लेस करके सोलर पंप वहां पे इंस्टॉल किया जाए। उससे अगर आप देखोगे तो फार्मर्स को भी बहुत बेनिफिट है, बिकॉज कई जगह पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है बहुत इनकंसिस्टेंट रहती है। बहुत सारे एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी नाइट के टाइम पे प्रोवाइड करी जाती है, तो वो भी एक अपने आप में चैलेंज है फार्मर्स के लिए। उसके लिए सोलर पंप का वहां पे ऑप्शन दिया गया। अब ये जो सोलर पंप है इसको अफोर्डेबल भी बनाया है गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर, बिकॉज 60% से 80% तक जो इसका इसका सब्सिडरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर सब्सिडरी प्रोवाइड करती है। और बाकी का जो 20-30% जो फार्मर को खुद से इन्वेस्ट करना है, उसके लिए भी उनको लोन बिल्कुल इसके लिए अवेलेबल होता है। तो कोई भी पीएसयू बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, काफी विलिंगली इस स्कीम के लिए वो लोन वगैरह ऑफर करते हैं फार्मर्स को। काफी अफोर्डेबल बनाया गया है ये फार्मर्स के लिए। तो ये पूरा कंपोनेंट बी स्कीम है। शक्ति पंप का 65-70% रेवेन्यू इसी से आता है। इसके अलावा एक कंपोनेंट सी भी है, जिसमें एक तरीके का ऑप्शन मिलता है फार्मर को कि वो फार्मिंग के साथ में इलेक्ट्रिसिटी पूरे साल में सेव करके गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकता है, डिस्कॉम कंपनीज को सप्लाई कर सकता है। एंड एनुअली 50 से 60,000 रुपीज तक वो अर्न कर सकता है इस कंपोनेंट सी स्कीम के थ्रू। हालांकि ये स्कीम अभी उतने बड़े लेवल पे नहीं गया है। शक्ति पंप ने भी एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया अजमेर के अंदर, बट इतना अभी कुछ प्रोग्रेस उस प्रोजेक्ट के अंदर मिला नहीं है कंपनी को। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उस एरिया में वो बहुत इनकंसिस्टेंट है, तो गवर्नमेंट के साथ में उनका डिस्कशन चल रहा है। मेन बिजनेस जो है इनका वो कंपोनेंट बी से आता है। देन इनकी एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। 20-25% रेवेन्यू कंपनी को अफ्रीका, युगांडा वगैरह से प्रोजेक्ट मिलते हैं, वहां से आता है। और एक इनकी सब्सिडरी भी है ईवी के अंदर। अब ये जो ईवी वाली सब्सिडरी है ये रेवेन्यू टर्म में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती है। 2021 में इसको शक्ति पंप ने इनकॉर्पोरेट करा था। और पर्पस इनका ये है कि अगले 5 साल में इसमें हम 115 करोड़ के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। आई थिंक अभी तक 40-50 करोड़ तक करा है कंपनी ने। और आई मीन जैसा ईवी का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में 40-50% से इंडस्ट्री ग्रो करेगी। उसी में अभी करंटली ये कंपनी जो है ओईएम्स के साथ में पार्टनरशिप कर रही है, जैसे आयशर मोटर्स हो गए और जो आपके प्लेयर्स हैं उन सबके साथ में टाई अप करने का अभी फेज चल रहा है कंपनी का। देन आगे चल के मे भी ये एक अच्छा ग्रोथ एवेन्यू कंपनी के लिए बन सकता है। तो ये पूरा इनका मेन बिजनेस मॉडल है। अब सबसे पहले नंबर्स देखते हैं कि रिजल्ट इन्होंने कैसे डिलीवर करे हैं, उसके बाद में उस रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे कि नंबर्स से मतलब क्या समझ में आता है। तो अगर आप इनका रेवेन्यू का नंबर देखोगे Q4 के अंदर, वाई लेवल पे लगभग 9.5% का ग्रोथ दिखता है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बिल्कुल फ्लैट है, हार्डली 2-3% की ग्रोथ है। वाई 9 या 9.5% का ग्रोथ है। देन एक्सपेंसेस वगैरह काफी अच्छे से मैनेज करे इन्होंने, तो मार्जिन में एक्चुअली इस क्वार्टर में भी इंप्रूवमेंट दिखा है। 25% का इबिट्टा मार्जिन आया कंपनी का, और उसके साथ में ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। तो पैट में 22-23% का ग्रोथ है। मतलब टॉप लाइन का ग्रोथ 9% है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, और प्रॉफिटेबिलिटी में 22-23% का ग्रोथ है। तो ये इनके नंबर्स हैं। देन आई मीन जिस तरीके का इनका बिजनेस मॉडल है, ट्रेड रिसीवेबल का इशू ऑफ कोर्स रहेगा। लास्ट क्वार्टर में भी हमने डिस्कस किया था। इस क्वार्टर में भी अगर आप इनका देखोगे ट्रेड रिसीवेबल का नंबर, कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल ऑलमोस्ट 667 करोड़ से 1050 करोड़ हो गया, यानी 55-57% से कंपनी का वाई लेवल पे
ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और क्योंकि आपके रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं तो ऑफ कोर्स कैश फ्लो पे भी इंपैक्ट पड़ता है। सो लास्ट ईयर जो कैश फ्लो कंपनी का 50 करोड़ के आसपास था, इस बार 20 करोड़ है नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो पे इंपैक्ट पड़ा है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हुआ है, बाकी डेट भी इंक्रीज हुआ है लेकिन वो इतना इशू नहीं है। 170 करोड़ के आसपास टोटल डेट है कंपनी का, और कैश इक्विवेलेंट भी इनके पास पड़े हुए हैं 170 करोड़ के आसपास, तो उसका मेजर इशू नहीं है। मेन अगर हम देखें इनके रिजल्ट के अंदर तो तीन चीजें हैं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला रेवेन्यू का नंबर, बिकॉज वो ग्रोथ काफी वीक लग रहा है कंपनी का। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल का नंबर कि उससे क्या आगे हम समझ सकते हैं, एंड तीसरा ऑफ कोर्स मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसका कैसा आउटलुक लगता है। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। जो 9% का रेवेन्यू ग्रोथ शक्ति पंप ने रिपोर्ट करा है Q1 में, ये सॉरी Q4 में, ये एक्चुअली लास्ट 6 क्वार्टर्स का सबसे वीक ग्रोथ नंबर है इनका। अगर हम लास्ट 5-6 क्वार्टर्स की बात करें, पहले तो ऑफ कोर्स एक तरीके का अबनॉर्मल ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करती थी 200% 300% का, लेकिन एक सस्टेनेबल गाइडेंस है मैनेजमेंट का 25 से 30% का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्रोथ काफी कम लगता है 9% का। लेकिन वापस से हमको कॉन कॉल के ऊपर जाना है कि मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में क्या गाइडेंस दिया था। सो कॉन कॉल में मैनेजमेंट का गाइडेंस था 650 करोड़ का, एंड आई मीन वहां पे इनको पूछा भी गया था कि Q3 में भी आपने लगभग 650 करोड़ किया है, Q4 का भी गाइडेंस आप 650 करोड़ दे रहे हो, तो मतलब कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा रेवेन्यू में। एंड मैनेजमेंट का वहां पे कहना था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको हमारे बिजनेस को नहीं देखना चाहिए, वाई वाई अगर आप देखोगे तो हमारा गाइडेंस वही सेम है 25 से 30% का, जो कि बिल्कुल समझ में भी आता है। एक आध क्वार्टर किसी भी बिजनेस के लिए थोड़ा सा ऑफ रह सकता है, कुछ एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ सकता है। मेजरली हमको देखना है बिजनेस को पूरे ईयरली बेसिस पे कि साल में कैसा परफॉर्मेंस है कंपनी का। लेकिन इसमें कंसर्न क्या है जिसको जिसको आई मीन अगर हम कंसीडर करें तो थोड़ा सा सीरियस इश्यू हो सकता है इस बिजनेस के लिए। लास्ट कॉन कॉल में हमने भी यहां पे डिस्कस किया था कि कम से कम 5 से 7 बार इनको एक ही चीज के ऊपर पूछा गया था, सप्लाई वाले पार्ट के ऊपर। तो जो सोलर सेल ये यूज करते हैं उसकी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम चल रहा है इंडस्ट्री में। मैनेजमेंट का कहना है कि इंपोर्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं गवर्नमेंट ने, प्लस डोमेस्टिकली इतनी सप्लाई अभी अवेलेबल नहीं है। तो सोलर सेल की अवेलेबिलिटी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉब्लम ना हो तो हम गवर्नमेंट से जाके ऑर्डर कितना भी ले सकते हैं, बिकॉज ऑर्डर लेने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रॉ मटेरियल हमको चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा चैलेंज चल रहा है। तो हालांकि आई मीन उसको बिल्कुल क्लियर किया था मैनेजमेंट ने कि इस चैलेंज के साथ भी हम कॉन्फिडेंट है कि 25 से 30% का ग्रोथ हम कंटिन्यू रख सकते हैं, बिकॉज हमने इतनी सारी कंपनीज के साथ में सोर्सिंग करके रखा है। आई मीन अदानी के साथ में पहले से सोर्सिंग है, प्रीमियर के साथ में पहले से सोर्सिंग है, फिर एक फोटोवोल्टिक कंपनी के साथ में इनका रिसेंटली एक टाई अप हुआ था। इनका कहना था कि आगे टाटा भी आ रहा है और भी नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो हम अपने पार्ट पे कॉन्फिडेंट है कि 25 से 30% का जो हमारा गाइडेंस है वो हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, उसमें इसका कोई चैलेंज नहीं आएगा। एंड ये कंफर्मेशन मैनेजमेंट ने कम से कम 5 से 7 बार दिया था, हर एक एनालिस्ट को मैनेजमेंट ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोला था। तो पॉइंट ये बनता है कि जब इनका मंडे को कॉन कॉल होगा एंड वहां पे ऑफ कोर्स आप एक्सप्लेन करोगे कि ग्रोथ का नंबर ये जो 9% आया है, क्या ये वन ऑफ है या कोई स्ट्रक्चरल इशू है बिजनेस के साथ में। एंड अगर वहां पे मैनेजमेंट ये इशू रेज करता है कि एक्चुअली में जो सोलर सेल का जो अवेलेबिलिटी था वो प्रॉब्लम थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो गया एंड हम टाइमली उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा इस बिजनेस के लिए। बिकॉज हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था इनके कॉन कॉन एनालिसिस में कि मैनेजमेंट यहां तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ में बोल रहा है एंड, लेकिन अगर कल को चल के एकदम से ये गाइडेंस को चेंज करते हैं एंड वहां पे मैनेजमेंट अपना व्यू एकदम से चेंज करता है कि जितना हमको एक्सपेक्टेड था उतनी सोलर सेल की अवेलेबिलिटी नहीं रही या जो भी XYZ इशू, एंड उसकी वजह से हम ये नंबर अचीव नहीं कर पाए, तो आई मीन ये बहुत नेगेटिव लगता है। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बिजनेस जो है ऑफकोर्स उसको चैलेंज आता रहता है, कोई भी चैलेंज आता रहता है, बट जो मैनेजमेंट है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पूरा क्लैरिटी देना चाहिए उसको मार्केट को कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम उसके बिजनेस के साथ में चल रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्वार्टर में आई मीन आप जिस चीज के ऊपर इतना श्योर हो कि आप 5-7 बार उस क्वेश्चन का बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में रिप्लाई कर रहे हो कि ये ग्रोथ हम अचीव कर लेंगे, देन नेक्स्ट क्वार्टर में सडनली आप अपना उसी चीज के ऊपर अनक्लियर हो जाओ, इतने कंफ्यूज हो जाओ कि उस वजह से आपने ग्रोथ भी का नंबर भी अचीव नहीं किया है। ये हुआ नहीं है, बट हमको वही ट्रैक करना है कॉन कॉल के अंदर। सो अगर तो वन ऑफ हुआ तो कोई इशू नहीं है, बिकॉज ठीक है बिजनेस का एक एक क्वार्टर कभी जाता है जहां पे ग्रोथ अच्छी नहीं रहती है, एग्जीक्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल इशू रहा ये और गाइडेंस मैनेजमेंट वहां पे चेंज करता है तो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा इस बिजनेस के लिए। तो वो हमको क्लोजली ट्रैक करना है, जिसका क्लैरिटी ऑफकोर्स हमको कॉन कॉल के अंदर मिलेगा। दूसरा, मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली काफी अच्छा कर रही है बिजनेस इस वाले पार्ट पे, बिकॉज इनका जो गाइडेंस रहता है वो 16 to 18% का रहता है EBITDA मार्जिन का।
लेकिन इंटरनली इन्होंने बोला है कि हमारा टारगेट है कि 23-24% की बिट्टा मार्जिन हम सस्टेन करें। लेकिन इस क्वार्टर में उससे भी अच्छे मार्जिन आए, 24 से 24%, 25% का बिट्टा मार्जिन हो गया। और इन्होंने लास्ट ईयर एक QIP रेज किया था जिसके लिए ये कैपेसिटी डबल कर रहे हैं। तो इनकी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 5 लाख पंप और मोटर मैन्युफैक्चर करने की है, इसको कंपनी डबल कर रही है। और आई मीन ये FY27 के अंदर कमीशन होगा जो इनकी न्यू कैपेसिटी है। इस कैपेसिटी में 2500 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल है। और इस साल आई थिंक आप देखोगे तो 2500 करोड़ के आसपास ही इन्होंने रेवेन्यू टोटल जनरेट करा है। सो मैनेजमेंट का कहना है वो वाला कैपेसिटी तो FY27 में आएगा। FY26 के ग्रोथ के लिए इन्होंने एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कुछ और मशीन्स वगैरह ऐड करे हैं, जिससे इनका पोटेंशियल रेवेन्यू 3000 से 3200 करोड़ पे हो जाता है। तो वो जो 25 से 30% की ग्रोथ का गाइडेंस है वो आई मीन टेक्निकली अगर हम देखें तो बिल्कुल एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के साथ में भी कंपनी एग्जीक्यूट कर सकती है, ऐसा इनका गाइडेंस है। मार्जिन वाले फ्रंट पे अगर हम बात करें तो ये जो सोलर सेल की अवेलेबिलिटी को जो लेके इशू चल रहा है उसको लेकर के इन्होंने एक और QIP रेज किया था कुछ मंथ्स पहले, आई थिंक 400 करोड़ का QIP रेज किया था। और वहां पे इन्होंने गाइडेंस दिया था कि इस पे हम खुद अपना प्लांट लगा रहे हैं, खुद अपनी फैसिलिटी लेकर के आ रहे हैं, जो कि आई थिंक अगेन FY27 में आएगा। उसका मेन पर्पज ये है कि साल में हमारा 250 करोड़ के आसपास जो है वो उसकी परचेजिंग में चला जाता है। सो अगर ये ना हो तो हमारे इबिट्टा मार्जिन 40% हो, जो अभी आपको 24% दिख रहे हैं। तो कंपनी इसके लिए एक अपना खुद से बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो भी है वो कंपनी खुद से डेवलप कर रही है। FY27 तक ये प्लांट फैसिलिटी आएगा कंपनी का, एंड वहां से एक्सपेक्टेड है कि मार्जिन में और इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो मार्जिन वाले फ्रंट पे कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्रेड रिसीवेबल का, या रिसीवेबल्स की अगर हम बात करें इन जनरल। सो रिसीवेबल कंपनी का बाय अगर हम देखें तो 55-57% से इंक्रीज हुआ है, जो कि ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा नंबर लगता है। लेकिन इसको अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। एक तो इनका जो बिजनेस मॉडल है B2G बिजनेस मॉडल है, क्योंकि 70% रेवेन्यू तो वहीं से आ रहा है आपका PM कुसुम स्कीम से। तो B2G मॉडल में इन जनरल अगर आप देखोगे लास्ट 1-1.5 साल में आपको हार्डली कोई ऐसा बिजनेस दिखेगा जिसमें रिसीवेबल का प्रॉब्लम नहीं है। हर एक B2G बिजनेस में रिसीवेबल्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। मेन रीजन उसका ये है कि आपका लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे इलेक्शंस हुए। एक तो आपका नेशनल इलेक्शन हुआ, सेंट्रल इलेक्शन हुआ, फिर उसके बाद आपके बहुत सारे बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस हुए। तो गवर्नमेंट का जो फोकस था वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, एंड बहुत सारे B2G कंपनीज में रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं। इसमें ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली शक्ति पंप का कोई प्रॉब्लम है। दूसरा एक और पॉइंट है इसमें कि मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में इसमें बोलता है कि हमारा जो रिसीवेबल है वो ऐसा बहुत हाई रिस्क नहीं है, बिकॉज हमारा जो पेइंग पार्टी है वो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसमें हमको बहुत हाई रिस्क नहीं लगता है, वो मैनेजेबल है, एंड ये वैलिड पॉइंट भी है। तीसरा जो पॉइंट समझने वाला है वो कि हमको इसका ट्रेंड भी समझना पड़ेगा। हम सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर देख करके नहीं बोलते कि यार रिसीवेबल यार तेरा 55-57% बढ़ गया तो ये रिस्क हो गया, हमको उसका पूरा पिक्चर समझना पड़ेगा। तो शक्ति पंप का अगर आप रेवेन्यू देखोगे पूरे साल में तो वो अराउंड 84-85% से ग्रो किया है। तो अगर आपका रेवेन्यू ही 84-85% से इंक्रीज हुआ है तो आई मीन ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि रिसीवेबल भी एब्सोल्यूट टर्म में तो इंक्रीज होगा, 55-57% से इंक्रीज हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिसीवेबल बढ़ गया है, सेल्स का नंबर तो बढ़ा ही नहीं है, रिसीवेबल बढ़ गया है। सेल्स बढ़ा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, तो उसके साथ में आपका रिसीवेबल का नंबर बढ़ा है। और इसी के अंदर दूसरा पॉइंट ये आता है कि रिसीवेबल का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो वो इंप्रूव हुआ है। लास्ट क्वार्टर में हमने इनका कॉन कॉल डिस्कस किया था, तो तब इनका जो रिसीवेबल था वो अराउंड 1170-80 करोड़ के आसपास था, मतलब 1200 करोड़ के आसपास इनका टोटल रिसीवेबल था। इस क्वार्टर में मतलब ईयर एंड जो हुआ है तो कंपनी का टोटल रिसीवेबल है 1050 करोड़, और इस पूरे क्वार्टर में कंपनी ने और रेवेन्यू भी ऐड किया है। तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ऐड करने के बाद भी कंपनी का रिसीवेबल जो है वो इंप्रूव हुआ है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। सो ये ट्रेंड समझना जरूरी है। हाई है रिसीवेबल ऑफ कोर्स, लेकिन एक तो मॉडल ही उस तरीके का है, और हर एक उस B2G मॉडल कंपनीज के साथ में ये प्रॉब्लम आया लास्ट 1 साल में, एंड इनका तो एक्चुअली इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड है। तो एब्सोल्यूट नंबर देख के वो पिक्चर समझ नहीं आएगा। अगर हम इसको अच्छे से कंसिडर करेंगे, लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी को ट्रैक करेंगे, तो हमको समझ में आता है कि रिसीवेबल का ट्रेंड जो है वो इंप्रूव हो रहा है कंपनी के लिए। और इनका रिसीवेबल का अगर आप पेइंग टर्म भी देखोगे तो इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। आई मीन जो भी ये गवर्नमेंट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका 90% जो पेमेंट है वो गवर्नमेंट इनको 90 to 100 डेज के अंदर पे कर देती है, यानी मोटा मोटा 3 महीने के अंदर 90% पेमेंट आ जाता है शक्ति पंप को। जो बैलेंस 10% है वो गवर्नमेंट होल्ड करती है, और 180 से 250 डेज के अंदर वो पे करता है गवर्नमेंट इसको, शक्ति पंप्स को। एंड ये क्लॉज गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली डाला है। इसका पर्पज ये है कि गवर्नमेंट एक RMS सिस्टम होता है आपका, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम, सो उसके थ्रू बेसिकली गवर्नमेंट ट्रैक करता है कि जो इन्होंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है
फार्मर उसको यूज कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि मेन पर्पस क्या है गवर्नमेंट का कि फार्मर एट द एंड जो है वो सोलर पंप यूज करना स्टार्ट करे, वो ट्रेडिशनल पंप्स को एक तरीके से छोड़ दे। तो अगर वो पर्पस ही फुलफिल नहीं हो रहा तो ये सारा प्रोजेक्ट पे फंड करने का तो कोई पॉइंट बना नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक करता है उसको 6 मंथ तक, 7-8 मंथ्स तक, एंड जब उसको दिखता है कि वो एग्जीक्यूशन चल रहा है तो उसके बाद बाकी का जो 10% है वो इनको पे कर दिया जाता है। तो 90% पेमेंट तो आ जाता है कंपनी को। एंड लास्ट कॉन कॉल में ही बोला मैनेजमेंट ने कि वर्किंग कैपिटल में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, रिसीवेबल हमको टाइम से आ रहा है गवर्नमेंट से। तो अपने पार्ट पे मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, रिसीवेबल का ट्रेंड भी इंप्रूव हो रहा है और एब्सोल्यूट नंबर में इसीलिए इंक्रीज हुआ है बिकॉज रेवेन्यू भी 84% से इंक्रीज हुआ है। तो ये सारी चीजें कंसीडर करके चलना है हमको। तो रिसीवेबल का ऐसा जितना बड़ा इशू लगता नहीं है कंपनी का। मेन तो पॉइंट वही है रेवेन्यू वाला कि ग्रोथ के क्या गाइडेंस देती है कंपनी, जब कॉन कॉल होगा इनका मंडे के ऊपर, एंड उसी पे मेन फोकस रहेगा। बाकी अगर आप अपॉर्चुनिटी वाइज देखोगे तो ऑफकोर्स पी अभी भी काफी कम है, 25-26 का पी है, और जैसा इनका गाइडेंस है अगर वो मेंटेन रहता है तो री रेटिंग का चांस बिल्कुल है यहाँ से, बिकॉज ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, मार्जिन काफी हाई लेवल पे है। सो एक्चुअली मार्जिन पे भी और क्लैरिटी मिल जाएगा मैनेजमेंट से कॉन कॉल के अंदर। तो ये पूरा केस बनता है शक्ति पंप का। आई मीन इन जनरल मैं अगेन वही चीज प्रेफर करता हूं कि इस तरीके के अगर नंबर्स हैं एंड थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है तो डिपेंडिंग अपॉन कि अगर मेरा एलोकेशन बहुत हाई है इस तरीके के स्टॉक्स में तो मैं प्रेफर करता हूं थोड़ा सा वहां पे एलोकेशन कट करूं, बिकॉज कैपिटल प्रोटेक्शन अगेन मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है, प्रेफरेंस हमेशा कैपिटल प्रोटेक्शन पे रहता है। देन अगर कॉन कॉल में मैनेजमेंट अपने गाइडेंस को मेंटेन रखता है या चीजें अच्छी होती है तो ऑफकोर्स उसके अकॉर्डिंग मैं दोबारा से ऐड कर सकता हूँ या एलोकेशन इंक्रीज कर सकता हूँ, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। लेकिन ये सब्जेक्टिव है। आई मीन अगर इन केस मेरा इस तरीके के स्टॉक्स में एलोकेशन ऑलरेडी बहुत कम है तो मे बी मैं एलोकेशन कट ना करूं, मैं कॉन कॉल का वेट करूं, उस पर क्लैरिटी मिलेगा देन उसके बाद एक्ट करेंगे। बट मेन पॉइंट क्या है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि कोई भी स्टॉक हो, चाहे शक्ति पंप हो या कोई भी स्टॉक हो, हमको इमोशनली अटैच नहीं होना है किसी भी स्टॉक के साथ में, बिकॉज बिजनेस जो है वो काफी डायनामिक है। ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस आज अच्छा कर रहा है वो हमेशा अच्छा करता रहेगा। ऐसे फेसेस होंगे जहां पे एक बिजनेस अच्छा करेगा, स्टॉक में पैसा बनेगा, लेकिन कल को चल के उस बिजनेस का जो फेस है वो चेंज होगा। हर एक बिजनेस में चैलेंज आता है। अब मेरे लिए रिटेल इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, वहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि उसको कॉमन सेंस तरीके से समझूं एंड आई मीन बिल्कुल लॉजिकली एक्ट करूं, रादर देन कि मैं ये सोचूं कि नहीं ये स्टॉक तो मैंने 100 पे देखा है तो 80 पे कैसे बेचूं। आई मीन ये सारी चीजें अगर हम सोचेंगे तो वही है कि बहुत लंबे टाइम तक एक अंडर परफॉर्मिंग बिजनेस में स्टक रहेंगे, जहां पे मैनेजमेंट को खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि कब बिजनेस वापस से रिवाइव करेगा, बट हम होप में बैठे हुए हैं कि एक दिन मेरे प्राइस पे आएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। तो वो वाला थिंकिंग होगा तो आई मीन वेल्थ क्रिएशन कभी हो नहीं सकता। सो बिजनेस ट्रैकिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहे एंड उसके अकॉर्डिंग कॉमन सेंस लगा के हम अपना डिसीजन ले, वही चीज पे फोकस करना है। बाकी देखते हैं इनका कॉन कॉल होगा मंडे को, तो आई मीन मोस्ट लाइकली ट्यूसडे को इसको कवर करेंगे, बिकॉज मंडे को कुछ और वॉच लिस्ट कंपनीज का रिजल्ट भी है तो उसको भी कवर करना रहेगा। बट मंडे ट्यूसडे में इनका कॉन कॉल देखेंगे क्या क्या गाइडेंस देता है मैनेजमेंट आगे के लिए। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।